हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 3 जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है उस पे 1/3 जो भाग है वो जल का ही है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हम जो मानव की जो बॉडी वो भी उसमें भी जो 70% वो क्या है वो पानी से ही बनी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इस जल संसाधन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, यानी देखिए हमारी अर्थ पे जो पानी है उसकी मात्रा तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे यूज़ करने के लिए जो पानी है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, यह अलवणीय जल हमें सतही अफवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जल दुर्लभ का मतलब होता है जल की कमी। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी, ठीक है, और इसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, उसके होने के बावजूद भी जो जल है उसकी कमी का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र विचित्र हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकता जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के समान वितरण के कारण होती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो जल की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो अतिशोषण। ठीक है, यानी कि जल का बिना सोचे समझे अधिक मात्रा में प्रयोग। ठीक है, दूसरा है कि जो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, इनमें जो जल है जल भी सभी जगह पे एक समान नहीं है, जो उसका वितरण है वो असमान है। ठीक है, इसके कारण जो जल की कमी है वो महसूस हो सकती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। ठीक है, देखिए जो जल है, आपको पता है कि हर किसी को कहते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक है, यानी कि जल की अत्यधिक मांग। ठीक है, यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अनाज है, ठीक है, अनाज को उगाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत की आवश्यकता होगी? पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूजल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो किसान है, ठीक है, किसान है उनके अपने निजी कुएं होते हैं। ठीक है, और नलकूप के द्वारा वो खेतों की सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भूजल का मतलब जमीन के नीचे जो पानी है, ठीक है, जो उसका लेवल है वो क्या होगा, वो कम हो सकता है। ठीक है, और जल की आवश्यकता यानी कि जो उपलब्धता है वो भी कम हो सकती है, जिसके कारण जो हमारा भोजन है, भोजन की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है,
स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह जल की दुर्लभता की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है। पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। हम बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक जल उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। देखिए, सबसे पहले देखिए जो बांध है, ठीक है, वो बांध क्या है, ठीक है, और इनका जो हम बांध हैं, बांधों को हम क्यों बनाते हैं? देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो नदियां हैं ना, नदियों और वर्षा में, ठीक है, नदियों का पानी और वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे बाद में हम खेती की सिंचाई के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बांधों के द्वारा ही सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है और उनसे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है, और जिसका उपयोग घरेलू और जो औद्योगिक हैं, जो उद्योग हैं, उनके लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बांध को बना के जो बाढ़ आती है, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, और मछली पालन के लिए भी जो बांध है बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहाँ जल एकत्र के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है, ठीक है। पहले देखिए, एक नंबर में आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए जो भाखड़ा नागल है, ठीक है, जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? तो आपका सतलुज और व्यास नदी बेसिन में जो भाखड़ा बांध है वो बना हुआ है, ठीक है। और इसका प्रयोग देखिए विद्युत उत्पादन के लिए भी और सिंचाई दोनों के काम में आता है, ठीक है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, ठीक है। देखिए, जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये महानदी नदी पे बनाया गया है, ठीक है, और इसका प्रयोग जल का संरक्षण और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है।
स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो देखिए कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आधुनिक भारत के मंदिर किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है जो डैम है, जो बांध है, बांधों को हम आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। ठीक है, और ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए गए जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलमग्न और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति के परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों से विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणुजनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। हम बात करते हैं वर्षा जल संरक्षण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संरक्षण ढांचे भी बढ़ाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.2 सेंटीमीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है।
यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाना वाला जल स्रोत बनता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। देखिए, जो बारिश का जो पानी होता है, इसको ही सबसे शुद्ध पानी इसको समझा जाता है, और इसको वर्षा जल को हम पालर पानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज ये भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुंदर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गाँव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, और 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर जल एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक रोचक तथ्य दे रखा है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है। यानी कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो बारिश का जो पानी है, जो छत पे उसको एक जगह इकट्ठा करने उसको आवश्यक बना दिया है, ताकि जो पानी की जो कमी है उससे निपटा जा सके। ठीक है। तो ये जो चैप्टर था आज ये कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, जिस तरीके आपसे सीबीएसई में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।